pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम बिजनेस स्टडीज़ जो है हमारी उसके सेकंड चैप्टर की रिवीजन करेंगे, जो कि है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या है, पहले तो इसका बिल्कुल बेसिक समझो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जस्ट एक गाइडलाइंस है जो हमारे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को या मैनेजमेंट के बिहेवियर को गाइड करती है कि किसी सिचुएशन में आपको कैसे डील करनी है और कैसे डील नहीं करनी। मतलब ये रिजिड नहीं है, रिजिड इन द सेंस कि आपको यही मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो मैनेजर है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी इसको यूज़ कर सकता है। तो ये हमारे जो मैनेजमेंट रहे हैं, मतलब बहुत हमारे हम हेनरी फ्योल सर एंड टेलर सर के बारे में पढ़ेंगे। वो जो हमारे ऑलरेडी मैनेजर्स रहे हैं उनके बारे में क्या है, उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, वो खुद इस फील्ड में थे, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया और फिर उसके हिसाब से उन्होंने ये क्या है प्रिंसिपल्स दिए हैं जो बताती हैं कि एक मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट चाहिए इन द सेंस कि ये कंपलसरी नहीं है। ये बात समझ आई। सो ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस है जो बिहेवियर को क्या करती हैं, गाइड करती हैं, एडवाइस देती हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर इसका मीनिंग पढ़े तो मीनिंग में क्या आएगा बेटा, देखो मैनेजरियल प्रिंसिपल एक ब्रॉड, देखो वो आ गया ना, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ये बात समझ आई। फॉर एग्जाम्पल कि अगर प्रमोशन के बारे में डिसाइड करते टाइम एम्प्लॉय वन मैनेजर में कंसीडर सीनियरिटी जबकि अदर में फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। हो सकता है कि उसको सीनियरिटी वाला फॉलो करना चाहिए कि जो एज में बड़ा है या मेरिट जो काम में अच्छा है, तो उस चीज़ के बारे में जब जनरली गाइड करेंगे तो वो चीज़ किस में आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, फिर कहता है वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। हमने ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर किया है कि बिजनेस इज नॉट साइंस, परफेक्ट साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस, मुझे लास्ट टाइम वर्ड ही नहीं याद आ रहा था, इन एग्जैक्ट साइंस है वो, है ना, तो वो चीज़ आ जाएगा। तो साइंस वाले प्रिंसिपल्स तो है नहीं, क्योंकि साइंस वाले प्रिंसिपल तो देखो रिजिडली फॉलो करने पड़ते हैं। रिजिडली मतलब कि हर जगह सेम चीज़ फॉलो होगी ही होगी। ग्रेविटेशन फोर्स है वो हर जगह फॉलो होगी, H2O वाटर है वो हर जगह फॉलो होगा, लेकिन ये प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अलग भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो वही चीज़ ये कह रहा है, देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें क्या है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इजी समझ आया। तो फिर आते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका नेचर या फीचर्स वगैरह आ जाए तो आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसकी। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा है बिजनेस, बड़ा है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, हर जगह अप्लाई हो सकते हैं अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए। बात समझ आई। ये वही आ गया ऑल परवेसिव वाला जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड कहता है दिस इज जनरल गाइडलाइंस। क्या है ये, जस्ट एक जनरल गाइडलाइंस है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम जो है फॉलो कर सकते हैं। दे आर जस्ट एडवाइसेस फॉर द मैनेजर्स कि आप सिचुएशन में क्या कर सकते हो। ये बात समझ आई। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस है, एक्शन कैसे करना है उसके लिए। ठीक है, थर्ड वन इज प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्वियस सी बात है, जो ये प्रिंसिपल्स बनाए गए ये ऐसे नहीं मुंह उठा के किसी ने बना दिए। उन्होंने कितने साल, अब आप आगे पढ़ोगे, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल दिए हैं अपने इस फील्ड में, और उसके बाद उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस से अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसकी वजह से ये प्रिंसिपल्स या ये थ्योरीज बनाई हैं। और फिर आता है फ्लेक्सिबल। ये तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो रिजिड नहीं है जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस रिजिड है। हर जगह सेम चीज़ फॉलो हो पॉसिबल नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपने अकॉर्डिंग भी इसको क्या है, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मेनली बिहेवियर। बिहेवियर मतलब कि ये ह्यूमन बिहेवियर, जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये एम करते हैं बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे उनके साथ डील करना है, वो सब। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये एक रिलेशनशिप जो है डिटरमाइन करते हैं कि किसी चीज़ के होने का कारण क्या है और उस चीज़ के होने से हमारा रिजल्ट क्या, कंसिक्वेंसेस क्या निकल के आएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को जब हम रिलेट करके चलेंगे तो अब क्या बनते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। और फिर आता है कंटीजेंट। वही सेम आ गया कि ये कंटीजेंट या डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये किस पे डिपेंड है बेटा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये फ्लेक्सिबल वाला पॉइंट है सेम कि रिजिड नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कंटीजेंसी क्या होता है, सिचुएशन, है ना, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या है, चेंज करना है, अपने अकॉर्डिंग डील करना है कि कैसे हमें पे करना है, क्या नहीं करना, वो चीज़ें। ईजी समझ आया।
फिर हमारे आते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है? किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मैनेजमेंट को बताता है, मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, कि अपनी सोच को रियलिटी में कैसे बदलना है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस की भी बात करता है कि अगर प्रैक्टिकली ये सिचुएशन होती है तो आपको उससे कैसे डील करना है, राइट। तो ये रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को ही ध्यान में रख के इन्होंने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, जिसके कारण जो मैनेजर है अपनी सोच को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे से उसको क्या है मतलब एक्वायर कर सकते हैं, वो चीज़ आ जाएगी इजी। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब रिसोर्सेज को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है आप आगे पढ़ोगे। टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, कि कम टाइम लगे, कॉस्ट कम लगे, बेस्ट मेथड को यूज़ करो काम करने के लिए, जिससे क्या होगा रिसोर्सेज वेस्टेज कम होगी। स्पेशलाइजेशन पढ़ेंगे कि एक बंदा एक ही काम करेगा तो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा तो वेस्टेज कम हो गई, तो इससे मैनेजमेंट भी अच्छे से हो सकते हैं। तो रिसोर्सेज के बारे में भी ये बताता है, ठीक है। फिर आता है साइंटिफिक डिसीशंस। जो डिसीशंस लेने हैं, हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आगे। जो डिसीशंस लेने हैं वो साइंटिफिक लेने हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ो, न्यू टेक्निक्स को लेके आओ, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो, तो वो चीज़ आ गई। रूल ऑफ थंब नहीं करना, ठीक है। रूल ऑफ थंब इन द सेंस कि एक चीज़ एक ही तरीके से कर रहे हैं और हम बाइंड है कि वही करते रहना है, नहीं। न्यू न्यू टेक्निक्स ढूंढो, उसको ईजी कैसे कर सकते हैं और उसका कॉस्ट कैसे कम आ सकती है, न्यू टेक्निक्स को लेके आना, वही क्या है, साइंटिफिक डिसीजन है ना। फिर आता है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। जो हमारी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके साथ हमें भी तो चेंज हो रहा है, होना है, तो चेंज होने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल करता है ये, ठीक है। और उसके बाद है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कैसे फुलफिल करना है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, न्यू टेक्निक्स को यूज़ करके कम पॉल्यूशन वाली चीज़ें बनाना, रीजनेबल प्राइजेस पे गुड्स देना, तो उसके लिए भी ये क्या है हमें पॉइंट्स बताता है। एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन, मतलब एम्प्लॉय से, मेन तो एम्प्लॉय से रिलेटेड चलेगा कि मैं हमारे एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन करना है, एजुकेट करना है, रिसर्च कैसे करनी है, तो वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से पॉइंट है। अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग पता लगे और जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो ये तो आप खुद ही कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले जो हम इंपॉर्टेंट करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेटा टेलर से याद रखना साइंस, मुझे कैसे याद है, देखो टेलर मतलब जो हमारे कपड़े सिलता है, कपड़े सिलने के लिए उसको वो सिंग मशीन की ज़रूरत है। मशीन कैसे बनी, साइंस के थ्रू बनी। तो टेलर से साइंटिफिक मैनेजमेंट याद रखना है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं साइंटिफिक किसका था और एडमिनिस्ट्रेटिव किसका था। तो टेलर, FW टेलर किसके हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं, ये बात समझना, ठीक है। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि पुरानी ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना और न्यू टेक्निक्स को लेके आना, ये हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है। कि साइंस का यूज़ करना, न्यू न्यू टेक्निक्स को लेके आना, ट्रेडिशनल वेज को ख़त्म करते जाना, नई चीज़ें लेके आना, ताकि हमारी कॉस्ट भी कम आए, काम अच्छा हो, सब में कोऑर्डिनेशन बना रहे। इन चीज़ों के बारे में कौन बात करेंगे, टेलर सर बात करेंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या है, रेफर्स टू एन इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द अर्लियर अर्लियर स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है ये, जो पीछे जितने भी बने, जो क्लासिकल स्कूल है। अब ये बात समझो, जो हमारी मैनेजमेंट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोचेस। तो हम पढ़ रहे हैं अभी क्लासिकल। क्लासिकल में हमारे मेन 3 आते हैं, कौन, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि हमारे टेलर सर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो फेयल सर, और फिर हमारा आता है ब्यूरोक्रेटिक मैक्स वेबर सर। लेकिन वो मैक्स वेबर वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें 2 ही पढ़ने हैं क्लासिकल के, ना हमारे में न्यू क्लासिकल है ना मॉडर्न है, तो आपको 2 ही याद रखने हैं, टेलर से साइंटिफिक मैनेजमेंट और फेयल से एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल उसके हैं, ठीक है। ये बात समझ आया। उसके बाद ये क्या कहता है, बाकी जो अदर 2 स्ट्रीम्स हैं, देखो वही आ गया, क्लासिकल वो है फेयल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। लेकिन हमें ब्यूरोक्रेसी थ्योरी हमें यहाँ नहीं पढ़नी, वही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम फेयल के प्रिंसिपल डिस्कस करने लगे हैं, तो ये ध्यान से सुनना बेटा, इससे क्वेश्चन आ जाता है। फ्रेडरिक विंसोर टेलर, ये आ जाएगा कि वो क्या थे, मैकेनिक थे, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, कौन सी इंडस्ट्री में थे, है ना। तो ये चीज़ें MCQ में आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा मोटा मोटा सा पढ़ लेना, ठीक है। तो इसको मैं आपको यहाँ से कवर करवा देती हूँ, इसके बारे में पूरा एक कंक्लूजन टाइप दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। देखो लाइफ टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 1856, मार्च 20 1856 से लेकर मार्च 21 1915 तक इनका क्या था अपना, मतलब ये जिए हैं। प्रोफेशन क्या है, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। किस फील्ड में थे ये, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली थी इन्होंने स्टेवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1883। अब पोजीशन कौन सी है, सबसे पहले तो 1874 में ये क्या थे बेटा, अप्रेंटिस मैकेनिस्ट थे। फिर उसके बाद 1884 में उसी मिडविल स्टील कंपनी में एग्जीक्यूटिव बन गए। 6 साल के अंदर अंदर इसका क्वेश्चन आता है, विद द स्पैन ऑफ 6 ईयर्स। 6 ईयर्स में इन्होंने मिडविल स्टील कंपनी के अंदर एक अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट, मतलब एक मैकेनिस्ट से एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की जो है पोस्ट पे आ गए थे, है ना।
उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फिर उसके बाद बेथलम आयरन कंपनी है, कोई 1898 में इन्होंने किया था और स्टील कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। टक स्कूल ऑफ बिजनेस में ये प्रोफेसर रहे थे। 1906 से 1907 ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये इन्होंने क्या है बुक्स लिखी हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो आर्टिकल्स हैं जो अमेरिकन मैगजीन में आया था, और इसके अलावा कुछ ये बुक्स है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा सा थोड़ा याद रखना, ठीक है, ईजी। अब साइंस है यार, मैकेनिक से रिलेटेड ही होगा, बस ये ध्यान रखना। मैकेनिकल इंजीनियर थे, 6 साल के अंदर अंदर मिडवेस्ट स्टील कंपनी में वो क्या है एक नॉर्मल पोस्ट, एम्प्लॉय की पोस्ट से मैनेजमेंट की पोस्ट में आ गए थे। ये बात समझ आई, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब मेन आता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता क्या है, देखो यहाँ पे आओ। कहता साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू मीन टू डू एंड सीइंग व्हाट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। बात समझ आई कि क्या एग्जैक्टली पहले ये पता करो कि आप करना क्या चाहते हो। जब आपको ये पता लग गया कि आपने ये काम करना है, उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में करो, है ना। तो उसने खुद ये 3-fold इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब उसने 3 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनी कंपनी में यूज़ करके, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हुए, सबसे पहले देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब यही है, डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल मेथड्स एंड अडॉप्ट द न्यूअर टेक्निक्स। वही चीज़ आ जाएगी। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये वही सेम जो मैंने अभी भी आपको बताया, मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं उसी सेम पैटर्न को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। न्यू पैटर्न्स लेके आओ, न्यू तरीके से काम करो, सो डैट क्या हो, हमारी जो है कॉस्ट कम आए, इफेक्टिवली काम हो, टाइम पे काम हो और अच्छा काम हो। तो ये बात किस में आएगी, हमारी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। फिर आएगा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी मतलब तालमेल। कहता इस तरह से सिस्टम बनाओ कि जो मैनेजर है, ओनर्स और वर्कर के बीच में लिंक होते हैं। तो वो मैनेजर को जो है अपना काम किससे करवाना है, वर्कर से करवाना है, तो उसमें क्या है तालमेल बना के रखना है। काम करते टाइम इंपॉर्टेंट क्या है, तालमेल बनाना, कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पढ़ लिया, अब आ गया कॉपरेशन। थर्ड क्या कहता है ये, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब एक सिंगल पर्सन अगर कॉपरेट कर रहा है तो दूसरे पर्सन को भी कॉपरेट करना पड़ेगा। एक सिंगल पर्सन कॉपरेट करके पूरा काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे मैंने किसी से कॉपरेट किया अपने वर्क ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अभी मैं आपको ये काम कर देती हूँ, आपको जल्दी जाना है, कुछ भी लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसने मेरी हेल्प नहीं की तो क्या अगली बार मैं उसकी हेल्प करूँगी, कभी भी नहीं। सो कॉपरेशन हर तरफ से होना चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल है, चाहे वो हमारा कोई भी लेवल, मतलब मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ के साथ और एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट के साथ, और इनको आपस में भी क्या है कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज डिस्कवरी और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब हर पर्सन के अपनी 100% तक उसके जो है काम निकलवाना। मतलब जो बंदा काम करता है ना, अगर वो काम कर रहा है तो कहते हैं वो 60% तक के अपना सही काम करता है, 40% कैपेसिटी तो वो यूज़ ही नहीं करता, तो उससे वो भी निकलवाना, उसको बेस्ट ट्रेनिंग देना, बेस्ट मेथड देना, उसको मोटिवेट करके चलना, सो डेट क्या है वो और अच्छे से काम कर सके। तो प्रिंसिपल्स इसके 4 ही हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 ही प्रिंसिपल्स हैं, हमने पढ़े। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये बात समझ आई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स। क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसमें सबसे पहले है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या कहता है, कहता फंक्शनल फॉर्मेनशिप जब टेक्निक दी तो उसने ये कहा, किसने, हमारे टेलर साहब ने ये कहा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये हमने बांट दिया इसको 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स कौन से, एक तो जो लोग प्लान करेंगे मैनेजमेंट, और एक है जो प्रोडक्शन करेंगे, एक्चुअल में प्रोड्यूस करेंगे। एक का आ गया माइंड वर्क, एक का आ गया फिजिकल वर्क। ये बात समझ आई। तो ये हमारा क्या था, टेलर सर का कहना था। तो इसने कैसे डिवाइड किया बेटा, इसने फैक्ट्री मैनेजर आगे, इसके आगे 2 मतलब इंचार्ज बना दिए, प्लानिंग इंचार्ज जो सोचने का काम करेंगे, और प्रोडक्शन इंचार्ज जो एक्चुअल काम करेंगे। ये बात समझ आई। प्लानिंग इंचार्ज में कौन कौन आएगा, देखो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, नाम से क्लियर हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शन कार्ड्स बनाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्या बनाएगा ये, हर एम्प्लॉय को ना, जब भी मैं ये बताती हूँ आपको फैक्ट्री एरिया की काम बताती हूँ, जब भी हमारे दिहाड़ीदार आते हैं काम करने, ठीक है, या कोई भी एम्प्लॉयज़ आते हैं काम करने, तो उनको इंस्ट्रक्शन कार्ड दिया जाता है कि आज आपको इतना काम इस टाइम तक करना है, ये काम आपको इस मशीन पे दिया जाता है। तो वो कार्ड्स बनाएगा कौन, इंस्ट्रक्शन कार्ड। इंस्ट्रक्शन कार्ड वो कार्ड किसको दे देता है बेटा, गैंग बॉस को। किसको देता है इधर, गैंग बॉस। अब गैंग बॉस क्या है, फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 क्या है एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर वैसे तो ज़्यादा होते हैं, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 50 एम्प्लॉयज़ है। आपने क्या किया, सबका 5-5 का ग्रुप बना दिया, तो 10 ग्रुप बन गए। 5-5 का ग्रुप बना दिया तो 10 ग्रुप बन गए। उस 5 में से एक को उनका लीडर बना दिया, लीडर टाइप की, हाँ इन चारों का काम भी तुझे देखना है और अपना भी करना है। ये बात समझ आई। तो इस जो एक लीडर बनाया तो 10 लीडर हो गए ना,
10 ग्रुप का एक एक तो 10 लीडर हो गए, है ना। तो इनको जो हमारे गैंग बॉस होते हैं इनको दिया जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड कि आपको अपने ग्रुप से ये करवाना है। ये बात समझ आई। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कौन है, जो इंस्ट्रक्शन कार्ड्स बनाएगा, और गैंग बॉस कौन है, जो हमने ग्रुपिज्म में बांट दिया, ग्रुप्स बना दिए एम्प्लॉयज़ के, उसका जो हेड बनाया है कि वो क्या है, उसका गैंग बॉस। ये बात समझ आया। उसके बाद ईजी है, देखो सेकंड आएगा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क बताएगा कि आपको कौन से रूट से कौन से तरीके से काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आपको बताएगा कि किस टाइम पे आपको स्टैंडर्ड टाइम क्या दिया जाता है इस काम को करने का और कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। और डिसिप्लिनेरियन बेटा ये चेक करेगा कि हमारा जो काम है प्रॉपर डिसिप्लिन में हो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो। ठीक है, ये तो हो गए प्लानिंग इंचार्ज। उसके बाद आते हैं स्पीड बॉस। स्पीड बॉस अब टाइम टू टाइम ये चेक करेगा कि काम स्पीड से हो रहा है, सो डैट जो टाइम दिया गया है वो उससे काम हो जाए। ठीक है, टाइम पे काम नहीं बढ़ जाए। उसके बाद गैंग बॉस मैंने आपको बता ही दिया, जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क लेगा और अपने लोगों से काम करवाएगा। रिपेयर बॉस ये ध्यान में रखेगा कि सारी मशीनरीज या जितने भी हमारी चीज़ें हैं वो काम करती रहे, रिपेयर हो टाइम टू टाइम, उसको है ना वो चीज़ आ जाएगी। और जब भी वर्ड इंस्पेक्टर आएगा ये आएगा क्वालिटी कंट्रोल से। ये बंदा चेक करेगा कि जितना भी काम हो रहा है क्वालिटी वाइज सही हो रहा है कि नहीं। ये ना हो कि जल्दी काम करने के चक्कर में क्वालिटी कम कर दियो काम की, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आया। अब ये सारे मिलकर किसको, वर्कर्स को ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रही। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड आगे जब हम पढ़ेंगे ना फ्योल सर का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, उसमें एक प्रिंसिपल है कि एक पर्सन को एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन यहाँ तो वर्कर्स को 8 जनों से ऑर्डर मिल रहे हैं, है ना, तो यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रही है। ठीक है, तो ये था आपका फंक्शनल फॉरमैनशिप। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड्स डिसाइड करना। क्या आ जाएगा इसमें, स्टैंडर्ड्स डिसाइड करना कि कितना टाइम हमें लगाना है, किस कॉस्ट पे काम करना है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं वो खत्म कर दो। पहले तो सिंप्लीफिकेशन समझो, बहुत ईजी है यहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम जब शूज़ पहनते हैं तो वो 6 नंबर का भी आ रहा है, 7 का भी आ रहा है, 8 का भी आ रहा है। क्या कोई 6.5 का 7.5 का शूज़ आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि जिन्होंने ये पहनने हैं वो 7 में भी एडजस्ट कर लेंगे, वो 6 में भी एडजस्ट कर लेंगे, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है उसको ख़त्म करो और काम को जितना सिंपल हो सकता है, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो करो। ठीक है। और स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहता है, हर चीज़ का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है हमें, तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, स्टैंडर्डाइजेशन में। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या होता है, एक बेंचमार्क होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि आपने एक दिन में 100 यूनिट्स जो है बनाने हैं, तो ये आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड हो गया, जिससे आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा। ये बेंचमार्क्स होते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का स्टैंडर्ड डिसाइड करो और काम को सिंप्लीफाई करो। सारे फिर तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी होता है कि अब हमें पता है एक काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो सबको स्टडी करो और जो बेस्ट मेथड है जिससे कॉस्ट कम लगे और काम जल्दी हो, इजी भी रहे, सिंपल भी हो, तो उस वाले मेथड को क्या है, अप्लाई करो। इजी। मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में आता है कि सारी चीज़ें ढंग से काम करनी चाहिए, जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है वो एलिमिनेट कर दो। इसमें ना एक एग्जाम्पल आता है, हाँ ये रहा, कहता फ्रैंक गेबर्थ है, उसने क्या किया था, एक ब्रिक लगाते थे, मतलब जब ईंट लगाते हैं ना, ईंट वाला एग्जांपल आएगा इसमें, कि जब एक ईंट लगा रहे थे ना पहले, तो उस टाइम पे एक जो मिस्त्री है वो कहता 18 अलग एक्टिविटी करता था। एक ईंट लगाने के लिए वो 18 एक्टिविटी करता है। जब हमने एक्स्ट्रा चीज़ को हटा दिया तो वो बस 5 एक्टिविटीज तक ही क्या है, 5 एक्टिविटी से भी वो काम हो रहा था। ठीक है, सो ये कहता है कि वो मोशन करो, वो चीज़ें करो जो ज़रूरी है, एक्स्ट्रा का टाइम क्यों वेस्ट करना। ठीक है, तो वो चीज़ें समझ आया। उसके बाद टाइम स्टडी। टाइम स्टडी ये नाम से क्लियर हो रहा है कि टाइम की स्टडी करना, कि हम इस काम को कितने मिनिमम काम टाइम पे कर सकते हैं और वही टाइम उनको देना, कि 20 मिनट में ही काम करना है, 21 बॉक्सेस को आपको 7 घंटे में पहुंच जाना है, ये चीज़ से इजी टाइम वाला हो जाएगा। फिर आता है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या होता है बेटा, फैटिग का मतलब ही क्या होता है, थकावट। फैटिग का मतलब क्या होता है, थकावट। तो हमें टाइम टू टाइम ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेस्ट इंटरवल देने हैं, ताकि अगर वो थक जाते तो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बताते हो, आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर टीचर्स जो पहला पीरियड में आपको टीचर पढ़ा रहा है वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएगा, और जब वही टीचर को अगर एक भी फ्री पीरियड ना दिया जाए और 7th 8th पीरियड तक वो दोबारा आपको पढ़ा रहा है, तो उसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, उसको जो पढ़ाने की एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बीच में रेस्ट इंटरवल ज़रूरी है, ताकि जो है बंदा फिर से अपनी वही जो है लगा लो एनर्जी गेन कर सके और वापस से उतनी ही एफिशिएंसी से काम कर सके। इसको उसने कहा फैटिग स्टडी।
टी ब्रेक देना, कॉफ़ी ब्रेक देना, लंच ब्रेक देना, तो ये चीज़ें किस में आती हैं, फैटिग स्टडी में। ठीक है, फिर आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू वर्क उनको क्या दो, वेजेस दो। फॉर एग्जांपल बताती हूँ, कोई पर्सन है ए, उसने 10 यूनिट बनाए, कोई पर्सन है 20, उसने 15 यूनिट बनाए। इसको भी शाम को जाते हुए 1000 रुपये दे दिए हाथ में, इसको भी शाम को जाते हुए 1000 रुपये दिहाड़ी दे दी हाथ में। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो है सॉरी ये बी डिमोटिवेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, वो कहेगा फिर मुझे भी क्या ज़रूरत है, मैं भी कल से 10 यूनिट बनाऊंगा, 10 से भी 8 बनाऊंगा। तो इसमें कहता है कि ये करो कि जो जितने यूनिट बनाएगा उसके 100 यूनिट्स के अकॉर्डिंग इसको क्या मिलेगी, पे मिलेगी। तो अगर 100 यूनिट के अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो इसको 1000 मिलेंगे और इसको 1500। तो ये भी मोटिवेट होगा कि यार उसने 15 बनाया, मैं भी बना सकता हूँ, कल को मेरे को 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वर्क हमें क्या देना है, वेजेस देनी है। ये बात समझ आई? इजी, ठीक है। तो ये आपके थे टेलर के प्रिंसिपल। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। टेलर के टेक्निक्स, प्रिंसिपल तो 4 ही हमने पढ़ लिए थे, टेक्निक्स थे। टेक्निक्स में सबसे पहले तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप होता है, जिसमें उसने इस वर्कर्स को क्या है, डिवाइड किया था। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, 4 स्टडीज हमने की हैं। और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो नेक्स्ट है हमारा फ्योल के प्रिंसिपल्स। ठीक है, फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने जो है टेलर के प्रिंसिपल्स ऑलरेडी कर लिए, अब फ्योल की टर्न है। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की जो है प्रिंसिपल्स दिए, 14 प्रिंसिपल्स हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से ही पूछा जाता है। डिफरेंस क्या है, जो हमने टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा वो लोअर लेवल नीड्स के साथ था। लोअर लेवल का मतलब क्या है कि जो हमारे एक्चुअल वर्कर्स होते हैं उनको कैसे डील करना है, वो उसकी बात करता है। जबकि जो फ्योल है, ये हमें टॉप लेवल या फिर मिडल लेवल मैनेजर्स की बात करता है कि उनको कैसे डील करना है। ये बात समझ आई? तो फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ढंग से पढ़ने हैं, जिसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये इसकी पूरी थ्योरी है, मतलब थ्योरी नहीं हिस्ट्री कह सकते हैं, ये पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विद द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, इसके कंट्रीब्यूशन को ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला क्या आएगा, पहला आएगा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि वर्क को डिवाइड करना। देखो नॉर्मल सी बात है, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, वर्क को डिवाइड करना, कि एक काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और एक पर्सन को एक ही काम करने के लिए देना। उससे क्या होगा, जब वो पर्सन डेली वही काम करेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, है ना। स्पेशलाइज्ड हो जाएगा तो वेस्टेज कम होगी, कॉस्ट कम होगा और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो फ्योल क्या कहते हैं, फ्योल कहते हैं कि वर्क को डिवाइड करो, जितना काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे उतना अच्छा है, और एक पर्सन को एक ही काम दो। जैसे हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बांट रहे हैं, प्रोडक्शन अलग है ना, उसमें एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग अलग, अकाउंटिंग अलग, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो सबको अलग अलग काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, एक पर्सन को एक काम देना ताकि उसमें स्पेशलाइज हो जाए। और एक और बात सुनो, जहाँ पे भी आपको एमसीक्यू आ गया डिवीजन ऑफ वर्क का, तो इसको रिलेट करना है स्पेशलाइजेशन से। कहीं पे भी आपको स्पेशलाइजेशन वर्ड दिखाना, बेटा वो डिवीजन ऑफ वर्क ही उसका आंसर होगा, बस ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल दिया ही इसके लिए गया था। फिर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, देखो अथॉरिटी होती है पावर टू टेक डिसीजंस, राइट, कि मेरे पास अथॉरिटी है कि ये डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ, और मेरे पास अथॉरिटी नहीं है का मतलब कि मुझे अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है द असाइंड वर्क, जो मुझे काम मिला वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। ये वर्ड याद रखना, क्या, हैंड इन हैंड, कि जिसको हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी उसी को देनी चाहिए, सो डैट काम जल्दी भी हो जाए और उसको मोटिवेट होकर वो ढंग से काम भी कर सके। कि अगर हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड अथॉरिटीज मतलब पावर भी उसी पर्सन को हमें देनी चाहिए। ये बात समझ आया? नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन। ये तो आप सबको नाम से क्लियर हो रहा है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, ढंग से काम करना, है ना, कोई भी रूल को नहीं तोड़ना, डिसिप्लिन बनाए रखना, और हर लेवल पे जरूरी है, चाहे वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या वर्कर्स लेवल। तो डिसिप्लिन क्या आ जाएगा, मतलब हमें जो है डिसिप्लिन को वॉयलेट नहीं करना, किसी रूल को वॉयलेट नहीं करना, वो चीज़ किस में आएगा, डिसिप्लिन में। ईजी है ये तो हो जाएगा। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक मिनट, इसमें एक मिसिंग है, यूनिटी ऑफ कमांड में भी, हाँ ये रहा यूनिटी ऑफ कमांड। पहले यूनिटी ऑफ कमांड आएगा। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है बेटा, कि एक पर्सन को, मैंने आपको जब करवाया टेलर वाला भी थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल फॉरमैनशिप जो टेक्निक है उसमें यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को 8 अलग अलग बॉस से ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक सुपीरियर होना चाहिए, उसका एक ही मतलब, एक नहीं मतलब सबॉर्डिनेट होना चाहिए। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लगा लो कि कोई ए पर्सन है, ठीक है, ए बी को ऑर्डर दे रहा है,
और कोई सी पर्सन भी है वो भी बी को ऑर्डर दे रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको सिर्फ एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलने चाहिए ताकि इसको कंफ्यूजन ना हो कि किससे बात करनी है, किसको हमें किसका काम पहले प्रायोरिटी देनी है ना, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये चीज़ कि हमें पता होना चाहिए कि मेरा एक ही सुपीरियर है, मुझे उसी की माननी है, उसी को जवाब देना है, बस बात खत्म। तो ठीक है, वो कहता है यूनिटी ऑफ कमांड, देयर शुड बी वन सुपीरियर फॉर ईच सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो वो ये चीज़ समझ आई। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बेटा किसकी बात करता है, ये कहता है कि एक गोल को अचीव करने के लिए एक टीम है, एक टीम को पता होना चाहिए उनके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करना है सो डैट हम उस गोल को अचीव कर सके। ये बात समझ आई। मतलब ये क्या करता है, एफर्ट्स की बात करता है कि वो एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके चलो कि ये ना हो कि एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो हमारे कंपनी के गोल से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो हमें सबको पता होना चाहिए कि हम किस तरफ काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, क्या डायरेक्शंस रहेंगी हमारी। ठीक है, ये बेसिकली ग्रुप्स के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है कि जिसमें सबका भला है वो काम करना है, जिसमें एक पर्सन का भला है वो काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर मैं स्कूल में थी, तो स्कूल में ना लकड़ की ज़रूरत थी, है ना, वुड की ज़रूरत थी, और लगा लो मेरे घर वालों की लकड़ की दुकान है, तो मैंने उनको अपने घर वालों मतलब जो मेरी दुकान थी उससे मैंने सामान दिलवा दिया महंगा। तो ये तो गलत हुआ ना, मैंने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं देखा, मैंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को चेंज करना है जनरल, जनरल मतलब जो सबको साथ लेके चले। मतलब फॉर एग्जाम्पल लगा लो कि हम 10 जाने खड़े हैं, एक चीज़ में एक का फ़ायदा है, बाकी में 9 का फ़ायदा है, तो 9 वाली चीज़ हमें करनी है। ये बात समझ आई, जिसमें सबका इंटरेस्ट हो, सबका फ़ायदा हो, वो चीज़ हमें करनी है। उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इजी। फिर आता है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये तो इजी है। देखो ये डिफरेंस समझ लो। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है कि जो हमें पे देनी है एम्प्लॉयज़ को एटलीस्ट इतनी दो कि उनका जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन हो सके, कि जितना वो एटलीस्ट मतलब बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो सके। फेयर वेजेस हमें देनी है। जो हमने टेलर वाला पढ़ा उसमें क्या था, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। उसमें क्या फ़र्क था बेटा, उसमें वो कहता था कि हमें जो है अकॉर्डिंग टू वर्क देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क, कि जिसने 10 यूनिट बनाए उसको 1000, जिसने 15 बनाए 1500, ये वाला एग्जांपल करवाया था ना। लेकिन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या कहता है कि एटलीस्ट इतनी रेम्यूनरेशन दो, मैंने बताया ना टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो एटलीस्ट इतनी रेम्यूनरेशन तो दो सो डैट उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके। देन आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सारी पावर को अपने हाथ में रखना, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सारी पावर को आगे बांट देना। तो ये मतलब प्रिंसिपल क्या कहता है कि ना तो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ना प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। होना क्या चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। इफेक्टिव मतलब बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सो डैट जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वो मैनेजमेंट अपने हाथ में रखे, जो ज़रूरत है आगे बांटने की, मतलब आगे जो हमें देना, मतलब फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है जो, उसको हमें वो पावर देनी पड़ेगी कि वो अपने से रिलेटेड डिसीजन ले सके, तो वो चीज़ हम उसको आगे पावर डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ कहती है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कि अपनी इंपॉर्टेंट पावर्स अपने पास रखो, जो छोटी मोटी पावर्स आगे बांट दो, सो दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन बोथ, है ना तो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। फिर आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, एक हायरार्किकल ऑर्डर में हमने क्या किया हुआ है, अपने इंप्लॉयज़ को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ए टॉप है, ए टॉप लेवल पे वर्क कर रहा है, ठीक है, फिर बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ इसके अंडर आता है। कहता है जब भी एफ को ए से बात करनी है तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, एफ ई को बताएगा, ई डी को, डी सी को, सी बी को, बी ए को, और अगर इसने बात करनी है तो ए बी को, बी सी डी ई और एफ, मतलब डायरेक्ट बात नहीं हो सकती। ये कहता है स्केलर चेन। लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे, सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे यूज होगा, क्या, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है कि सेम लेवल के, इमरजेंसी के टाइम पे सेम लेवल के इंप्लॉयज आपस में बात कर सकते हैं, लाइक ई और ओ बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर ई ने ओ से बात करनी है, ई डी को बताएगा, डी सी को, सी बी को, बी ए को, एल एम एन ओ, इस टाइप से पहुंचेगी। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे ये आपस में डायरेक्ट डील कर सकते हैं, इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। ये क्या है, ये इसका एक्सेप्शन है किसका, स्केलर चेन का। खुद ही इन्होंने फ्योल नहीं दिया था, समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर। देखो ऑर्डर से याद रखना, ये ऑर्डर 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 वाला ऑर्डर नहीं है, अथॉरिटी वाला ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर है कि हर एक चीज की एक सही जगह होनी चाहिए और वो अपने प्रॉपर ऑर्डर पे पड़ी होनी चाहिए, लाइन वाइज। ऑर्डर मतलब ये लाइन वाइज वाला है। लाइन वाइज मतलब कैसे, कि हर चीज की एक सही प्लेस होनी चाहिए और हर चीज उसी पर मिले। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, आपके घर पे आपको सीजर चाहिए, एकदम से किसी ने सीजर मांग ली, तो आपको पता है कि उस ड्रॉर में होती है, आप लाके फटाफट दे दोगे, और आपको मिल ही नहीं रही
काम नहीं बनेगा। तो यही चीज़ कहते हैं, कहता पीपल और मटेरियल मस्ट बी सुटेबल प्लेसेस, उनके खुद के क्या होने चाहिए, हमें पता है कि ये पर्सन इस डिपार्टमेंट में यहाँ मिलेगा, ये चीज़ यहाँ मिलेगी, है ना, और वो उसी चीज़ पे मिलनी चाहिए। तो इसको कहते हैं अ प्लेस फॉर एवरीथिंग या एवरीवन एंड एवरीथिंग इज इन इट्स राइट प्लेस। ये बात समझ आई, इजी है बिल्कुल। फिर है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट करना एम्प्लॉयज़ की। ये नहीं है कि एक जगह मेरे मामा का बेटा काम कर रहा है तो मैं उसको कुछ कह नहीं रही और दूसरों को काम दे जा रही हूँ, नहीं। इक्विटी का मतलब क्या है कि सबको इक्वली ट्रीट करना, चाहे कोई भी एम्प्लॉय है हमारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में। ये बात समझ आई, ईजी है ये तो बिल्कुल ही। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमें छोड़ के ना जाए। जो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर है, देखो दो तरह के टर्नओवर होते हैं, नॉर्मल टर्नओवर हो तो वो सेल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब हमें एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं। तो एम्प्लॉय टर्नओवर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के में कम होना चाहिए, ताकि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतने अच्छे से मतलब डील कर सकें, उनके साथ इतने अच्छे से रहे कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इससे हमारी क्या होगी, गुडविल इंक्रीज होगी और एक्सपीरियंस्ड पर्सन हमारे पास रहेंगे, स्पेशलाइजेशन बना रहेगा, तो हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या कहती है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कि हमें एम्प्लॉयज़ अपने बचा के रखने हैं, बस ये बात है, ठीक है। और उसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव होता है कि एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलना, जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है तो वर्कर्स को साथ लेके चलना, ताकि वो भी एनकरेज हों, उनकी भी सुनना, उनकी भी जो है एडवाइस मानना थोड़ी बहुत, ठीक है। ये वो वाला मानो करो क्या है, सुनो सबकी करो अपनी टाइप्स, ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलना है। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट होंगे कल को उस डिसीजन को पूरा करने के लिए, कि हाँ हमने साथ में तो डिसीजन लिया है। तो वो चीज़ किस में आती है बेटा, इनिशिएटिव। और लास्ट वन इज एस्पिरिट दे कॉप्स। एस्पिरिट दे कॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क, टीम स्पिरिट लेके चलना। मैनेजमेंट जब भी अपने बात करेगा किससे, लगा लो अपने एम्प्लॉयज से, तो वो उसमें टीम स्पिरिट लेके आएगा। वो ये नहीं कहेगा मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो एम्प्लॉयज कहेंगे कर ले, फिर वो करेगा वी शुड डू डैट, हमें ये करना है। जब वो हमें यूज करेगा, मतलब आई की जगह जब वो वी यूज करेगा, तो उससे टीम स्पिरिट इंक्रीज होती है। तो ये जो बेसिकली बात करता है, वो बात करता है कि देयर शुड बी टीम स्पिरिट बिटवीन ऑल द टीम मेंबर्स, राइट, वो चीज़ आ जाएगी इजी। तो ये थे आपके 14 प्रिंसिपल और बहुत इजीली हो गए हमारे कवर, ठीक है। अब आता है कंपैरिजन, फेयोल वर्सेस टेलर। अब ये ध्यान रखना, हेनरी फेयोल ये है अपना मैनेजमेंट वाला जिसने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये ध्यान रखना, इतना ये कंफ्यूज क्योंकि पहले वो दे रखा था ना टेलर, और टेलर है अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला। टेलर कौन सा, अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला, जिसने 4 तो प्रिंसिपल्स दिए हैं, बाकी उसने टेक्निक्स दी हैं, ठीक है। वो वाली कौन सी थी, ये मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी वाली, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस पढ़ो, अब इजी हो जाएगा। पर्सपेक्टिव, ये किसके लिए बनाई गई थी, मैंने आपको पहले बताया था, हेनरी फेयोल जो मैंने 14 प्रिंसिपल्स दे रहा है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। ये शॉप फ्लोर लेवल, मतलब जो एक्चुअल वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, इसमें तो लेके चलते हैं हम, यूनिटी ऑफ कमांड खुद का इसका एक प्रिंसिपल है। एंड डिड नॉट फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि फंक्शनल फॉर्मेनशिप में एक वर्कर जो है 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर ले रहा है। ये एप्लीकेबल कब है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि हम जो है पूरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको एप्लीकेबल। अब इक्विटी है, इक्विटी तो हर जगह होनी चाहिए, है ना। इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव हर जगह होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ स्पेशलाइज सिचुएशन जहाँ पे फैक्ट्री एरिया है वहीं पे ये काम कर सकते हैं। ये किस टाइप से बना, मतलब बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस से लिखे, इन्होंने ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इसका फोकस क्या है, ये बेसिकली मैनेजमेंट को सही करने के, इंप्रूविंग ओवरऑल मैनेजमेंट, और ये प्रोडक्टिविटी, फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसने काम किया। पर्सनैलिटी की बात करें तो एक प्रैक्टिशनर थे और ये एक साइंटिस्ट थे, मतलब की तरह इन्होंने काम किया। एक्सप्रेशन की बात करें तो इन्होंने क्या दिया, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्होंने दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपका चैप्टर 2 डन है, इसको ढंग से कीजिए। हाँ सच, वो देख लेते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्या कहते हैं, वो तो मैंने नहीं देखे, मैं भूल ही गई थी। चलो अब देख लेते हैं साथ में। चलो, व्हाट मेक्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल, क्योंकि रिजिडिटी नहीं है, हम किसी भी सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस हम उसको क्या है फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल गाइडलाइंस है। बेसिकली आपको ये बताना है कि जनरल गाइडलाइंस है जो गाइड करती है कि किस सिचुएशन में हम कैसे डील कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी, टाइम स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कि टाइम कम लगे। प्रिंसिपल दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल जो है, जो एक्सटेंशन है, मतलब कि आपस में कॉपरेशन बना रहे, वो वाला आ जाएगा। 2 कॉजेज ऑफ फैटिग दैट में क्रिएट हाइड्रेंस, फैटिग क्यों होगी, अगर उनको हम रेस्ट इंटरवल्स नहीं देंगे या पुअर वर्किंग इन्वायरमेंट में वो काम करेगा। समझ आया, ठीक है। उसके बाद है केस स्टडी, क्या है, सनकलाल ओके एंड गगन स्टार्टेड देयर करियर इन वेल्स लिमिटेड, a printing process after going through a various rigorous recruitment process. Since they had no prior work experience, the firm decided to give them 1 year to prove themselves. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो वेल्स लिमिटेड ने अपनाया, विथ फॉर वाइल
स्टार्टेड देयर करियर वेल्स लिमिटेड, एक प्रिंटिंग प्रोसेस में बहुत सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद उनका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो फर्म ने उनको एक साल दिया कि खुद को प्रूफ करो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो वेल्स लिमिटेड ने अपनाया, प्रूफ करने के लिए 1 साल दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने जो है एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात हो रही है। रिक्रूटमेंट क्या होता है कि जब भी हमें किसी इंडिविजुअल को मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना होता है तो हम उसकी रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब पहले एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाते हैं, फिर उनकी सिलेक्शन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यूज लेते हैं। तो हमने इतने ढंग से काम क्यों किया? सो डैट ये ना हो कि कल को वो पर्सन काम को ना समझे और वो चला जाए। तो हम पहले ही ऐसे पर्सन को चूज करेंगे जो बहुत अच्छे से उस काम को कर सके। और इसके अलावा 1 साल भी दिया उनको प्रूफ करने के लिए कि पहले आप खुद देख लो, ठीक है, कि हम डिसाइड करेंगे आप रह सकते हो कि नहीं। तो वो चीज़ किस में आएगा बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये बात समझ आई? उसके बाद विच टेक्निक इज यूज्ड बाय टेलर टू डिस्टिंग्विश एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो ये बताओ एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, 1000 और 1500 वाला एग्जाम्पल कौन सा था? कौन सा था? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, कि जिसने जितना काम किया उसके हिसाब से उसको वेजेस दो, सो डैट हमें पता लग सके किसको ज़्यादा वेजेस देनी है और किसको कम वेजेस देनी है। ठीक है, फिर शॉर्ट आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। इजी है ये तो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी तो वो ढंग से काम कर सकेगा, तो वो चीज़ आ गई। साइंटिफिक मैनेजमेंट और 3 प्रिंसिपल्स, ये तो कर ही लेंगे, है ही 4 है साइंटिफिक के थे। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड द राइट प्लेस फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? ऑर्डर। मैंने आपको वही सीजर वाला एग्जांपल दिया था कि अगर चीज़ की या किसी भी पर्सन की सही जगह नहीं है तो उसका क्या है? ऑर्डर फॉलो नहीं होगा और कंसिक्वेंसेज क्या होंगे कि कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस, ये तो कर ही लोगे। सिग्निफिकेंस वाले तो इंपॉर्टेंट क्यों है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस है, ये है वो है, बता दिया था मैंने आपको। उसके बाद प्रिंसिपल स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक। स्केलर चेन वाला कौन सा था? वो ABCD वाला अपने पढ़ा, ABCD से बात करेगा, और अगर इमरजेंसी का टाइम है D डायरेक्ट T से बात कर सकता है, वो गैंग प्लैंक में आ जाएगा, राइट? तो वही वाला आएगा। उसके बाद केस स्टडी है, अ प्रोडक्शन मैनेजर एट टॉप लेवल इन रेप्यूटेड कॉर्पोरेट, ठीक है, मिस्टर राठौर होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल फॉर द फर्म। ठीक है, while deciding on the supplier for the financial year 2017-18, he gave the order to the cousin at a higher price per unit। वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने स्कूल को लक्कड़ अपनी महंगी दिलवा दी, तो उसने कजन से हायर प्राइस पे मिला दिया, फर्म की बात नहीं, मतलब फर्म के अकॉर्डिंग नहीं सोचा। तो ये क्या है बेटा? इसने खुद के बारे में नहीं सोचा। तो कौन सा जो है प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? वो था ना इंडिविजुअल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसने सबके बारे में नहीं सोचा, इसने अपने बारे में सोचा, अपने कजन के बारे में सोचा, राइट? तो वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद लॉन्ग में देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये तो इजी है, 4 प्रिंसिपल्स बताने हैं। फॉलोइंग प्रिंसिपल विद एग्जांपल्स: यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, एस्पिरिट द कोऑप्स, ऑर्डर, सेंट्रलाइजेशन, इनिशिएटिव। अभी करके हटे हैं, हो जाएगा। टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप, मेंटल रेवोल्यूशन और बाय टेलर। ठीक है, देखो टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप वही 8 जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग हेड और हमने प्रोडक्शन चार्ज में अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांटा, आगे गैंग प्लैंक, डिसिप्लिनियर, इंस्पेक्शन वाला था, है ना, वो चीज़ आ जाएंगी। और मेंटल रेवोल्यूशन क्या है? मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है कि इंप्लॉयज़ को अपने मैनेजमेंट के लिए सही पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और मैनेजमेंट को अपने इंप्लॉयज़ के लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग टेक्निक्स कौन सी है? टाइम स्टडी, मोशन, फैटिग, मेथड, सिंप्लीफिकेशन, एनालिसिस। अभी करके हटे, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्यूल, अभी किया डिफरेंस हमने, ढंग से करवाया अभी आपको। और लास्ट क्वेश्चन रह गए हमारे 2-3, वो है रेलिवेंस ऑफ टेलर एंड फ्यूल कंट्रीब्यूशन। मतलब ये वही है, सिग्निफिकेंस बताना है, बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या रेलिवेंस है इसका। तो बेसिकली ये सिग्निफिकेंस ही पूछ रहा है, क्या है हमारे किसकी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे हमारी क्या है ये केस स्टडी। क्या है? भासिन लिमिटेड वाज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सेलिंग इट प्रोडक्ट अंडर अ पॉपुलर ब्रांड। ठीक है, लेटली द बिजनेस वाज एक्सपेंडिंग ड्यू टू गुड क्वालिटी अच्छी है, ठीक है जी, and reasonable prices. Also, with more people working, the market for processed food was increasing. New players were also coming to cash in on the new trend. In order to keep its market share in the short run, the company directed its existing workforce to work overtime. ठीक है, इसने क्या किया? अपने एम्प्लॉयज़ को ओवरटाइम काम करवाना शुरू कर दिया। But this resulted in many problems. Due to increased pressure of work, the efficiency of the workers declined. अब वही बात आ गई, रेस्ट इंटरवल नहीं मिल रहे इनको, फैटिग स्टडी नहीं पता इनको। समटाइम द सबऑर्डिनेट्स हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर रिजल्टिंग इन डिक्लाइनिंग द एफिशिएंसी। मोर देन वर्क, जब ये वाली लाइन आई मोर देन वन वाली, कहाँ है? सबऑर्डिनेट हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो ये वाली किस में आएगी बेटा? ये आगे हमारी यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट कर रही है। डिविजन्स दैट वर प्रीवियसली वर्किंग ऑन वन प्रोडक्ट वर ऑल्सो मेड टू वर्क टू वन और 2 प्रोडक्ट। तो ये कौन सी आ गई? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाली बात आ गई, है ना, वो भी नहीं हो रहा। चलो जी, फिर आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्या द रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज, वर्कर वर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन वाला भी आ गया इसमें, है ना।
उसके बाद स्पिरिट ऑफ टीम वर्क विच हैड कैरेक्टराइज द कंपनी प्रीवियसली वाज बिगिनिंग टू वेन, वर्कर्स वर फीलिंग चीटेड, इनिशिएटिव वाज डिक्लाइनिंग, तो ये सब आ गया। क्वालिटी ऑफ द वर्क जो है, क्वालिटी भी कम होने लगी, मार्केट शेयर जो है डिक्रीज होने लगा। सो कंपनी हैड इम्प्लीमेंटेड चेंजेस विदाउट क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताओ, 14 प्रिंसिपल्स में से हेनरी फ्यूल के कौन कौन से प्रिंसिपल वॉयलेट हुए हैं यहाँ पे, वो मैंने आपको साथ के साथ बता दिया लाइन अंडरलाइन करके। उसके बाद इन प्रिंसिपल्स को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, कर दोगे। ऑर्डर वाला था, यूनिटी ऑफ कमांड वाला था, डिसिप्लिन वाला है ना। तो ये 4-5 हैं जो मैंने आपको बताया, अभी साथ साथ में वही हो जाएंगे। वट स्टेप शुड द कंपनी मैनेजमेंट, तो कौन से स्टेप चलने चाहिए, तो इन सबको ठीक कर लो, वो ठीक हो जाएगा, उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द अबव, जो ऊपर क्वेश्चन 6 था उसी से रिलेटेड आगे क्या कहा है इसने। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बेसिन लिमिटेड नाउ रियलाइज्ड इट्स फॉली, उसको पता लग गया कि मैं कहाँ गलत हूँ। ठीक है। तो उसने इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, तो उसने एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मुक्ति कंसल्टेंट को रिकमेंड किया कि एक प्लान बनाइए जिससे कंपनी दोबारा अपने ट्रैक पे आ सके। ठीक है। उसने एक स्टडी की प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द प्लांट ऑफ द कंपनी बेसिन लिमिटेड एंड उसने फॉलोइंग चेंजेस को रिकमेंड किया कि एक साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लेके आओ फॉर प्रोडक्शन, वही आ गया ना कि फैटिग स्टडी नहीं है वो चीज़ें। प्रोडक्शन प्लानिंग इंक्लूडिंग रूटीन शेड्यूलिंग डिस्पैचिंग, ठीक है जी, प्रोडक्शन प्लानिंग करो। फंक्शनल फॉर्मैनशिप को भी इंट्रोड्यूस करो ताकि प्लानिंग और वो हो जाए। वर्क स्टडी शुड बी ऑप्टिमाइज, वर्क स्टडी करो। स्टैंडर्डाइजेशन लेके आओ हर काम का, और डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम लेके आओ। ये सारे वही प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पढ़े हैं फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अबव चेंजेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड अपार्ट फ्रॉम द स्टेप्स रिकमेंडेड ऑन पार्ट सी, इसके अलावा। ठीक है। मतलब जो ऊपर हमने पढ़े वो उसने पूछ लिया अकॉर्डिंग टू फ्यूल, और ये किसके अकॉर्डिंग आ गया, अकॉर्डिंग टू टेलर क्वेश्चन आ गया। सो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट चेंजेस विल ब्रिंग अबाउट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी एंड इट विल रीगेन इट्स प्रेस्टीज ग्लोरी। ओके। सो क्या आपको लगता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को लाने से जो बताया वो आउटकम आएगा? बिल्कुल आएगा, डिसिप्लिन वगैरह होगा। प्रिकॉशंस क्या क्या ध्यान में रखने जब ये चेंजेस को लेके आना है वो बता दो, और आंसर विद रिगार्ड टू ईच टेक्निक सेपरेटली, जो हमने उसके अलावा केस स्टडीज, मतलब ये 6 के अलावा और पॉइंट्स बताने हैं, बस और कुछ नहीं है। हो जाएगा ये तो इजी था वैसे। और एक केस स्टडी में पता क्या क्या करो, पहले क्वेश्चन देख लिया करो। मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन देख के ना जब आप केस स्टडी पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी कि हाँ ये ढूंढना है हमें इस केस स्टडी में से, क्योंकि ये तो इजी है, हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जब आपको एग्जाम में आएगी ना तो आपको सारे चैप्टर माइंड में घूमेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, ये तो प्लानिंग से रिलेटेड पॉइंट लग रहा है, ये ऑर्गेनाइजिंग से लग रहा है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड लग रहा है, ये मार्केटिंग से लग रहा है। तो जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे तो आपको पता होगा बेसिकली किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया और हमें कौन सा पॉइंट इसमें ढूंढना है। ठीक है। तो ये कीजिए सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर की वीडियो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम से। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.